चलो देखते हैं अपन। बताओ, देखें अपन ने लास्ट क्लास कहां छोड़ी थी, कुछ आइडिया हो आपको? इन तक है ना। और उसमें सीक्वेंस पे सीरियल नंबर बता दो, कितना था? 11 हो गए क्या? 11 यही था। ठीक है। अब ये जो इन आपने पढ़ा है ना, इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म ये पढ़ लो आपका, ये वाला। बताओ क्या है आपका? इनटू है। ठीक है। अब ये इनटू है तो इनटू का पहले तो ये देख लो कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से बताओ? देखें आपका इन प्लस टू से। ठीक है। और यहां पर इसका जब अपन हिंदी मीनिंग लेते हैं तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे आपका? गति के साथ बाहर से अंदर। इसे ऐसा पढ़ा जाएगा आपका, गति के साथ बाहर से अंदर। ठीक है। वो पहले वाला क्या था आपका? पहले से अंदर था। ये क्या है? बाहर से अंदर है। और बीच में क्या होना चाहिए? मोमेंट, गति भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्रामेटिक व्यू समझो, जैसे एक एरिया है, एक पेरीफेरी है। ठीक है। और ये जो एरिया या पेरीफेरी आपका है, उसमें एक ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा जो इसके पास में है। ठीक है। अब यहां से ये क्या करेगा? मूव करेगा, गति करेगा। ठीक है। और मूवमेंट करते हुए यहां तक पहुंचेगा। फिर चाहे यहां रहता है, यहां रहता है, यहां रहता है, यहां रहता है, अंदर गति करता है या नहीं करता है, स्पर्श करता है या नहीं करता है, लेकिन यहां से यहां तक ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा यहां पर क्या कहलाएगा आपका? इनटू कहलाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, भले ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में क्या नहीं है? स्पेस नहीं है, मतलब जगह नहीं है कहीं पर आपका। ठीक है। और यहां जब इसका यूज करते हो ना, तो यूज करते समय ये जरूर ध्यान रखना कि ये मूवमेंट का मोशन आना चाहिए आपका। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, आप लिखें उससे पहले यहां पर क्लियर कर लें कि दे केम ब्लैंक द क्लास। अब आप एक चीज ये बताएंगे कि यहां पर ये जो सेंटेंस आपका बन रहा है कि वे कक्षा में आए। ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये जो है दे कहां है फिलहाल आपका? कक्षा से बाहर थे ना, और बाहर से कहां गए आपका? अंदर आ गए। ठीक है। तो बाहर से अंदर आने के लिए आपने क्या लगा दिया यहां पर? इनटू। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आपका पेन है, उसमें आप इनके डाल रहे हैं, क्या है? इनटू है। ठीक है। कान में अंगुली डाल रहे हैं, आपका इनटू है। कोई भी आपका बुचर है, कसाई है, किसी बकरे के पेट में छुरा घुसेड़ता है, इनटू है। कोई महिला कुएं में छलांग लगा देती है, आए दिन खबरें छपती रहती है, क्या है आपका? इनटू है। ठीक है। मुंह में आप कुछ ग्रास व्रास डालते हैं, क्या है आपका वहां पर? इनटू। नॉर्मल आराम से समझोगे। ठीक है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में यहां पर ये कहता हूं कि आई, इसको जरूर बताना मुझे, एंटर्ड ब्लैंक द क्लास, कि मैंने कक्षा में प्रवेश किया। अब ये बताओ, मैं अभी भी क्या हूं आपका? बाहर हूं ना। यहां पर आई बोल रहा है कि मैंने कक्षा में प्रवेश किया, मतलब मैं बाहर था। बाहर से कहां आया आपका? अंदर आया। ठीक है। तो एक चीज ये बताओ, बाहर से अंदर आने के लिए क्या लगना चाहिए? इनटू लगना चाहिए। लेकिन मजे की बात, यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है। ये जो अब आपका एंटर्ड होता है ना, इसके बारे में एक नोशन सीखो आप अपने पास में। एंटर में पहले से किसका मीनिंग शामिल है बताओ? देखें आपका एंटर के अंदर इन या इनटू, ये जो प्रीपोजिशन है ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब पहले से इसके अंदर निर्मित है। ठीक है। तो जब भी आप प्रवेश का अर्थ देते हो, ठीक है, आने का अर्थ देते हो, ठीक है, तो वहां प्रवेश के अर्थ में आपको इसके अंदर क्या नहीं लगाना? एंटर के साथ में आपका इन या इनटू अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा कि ही एंटर्ड, ये लो। अब हम ये गलती नहीं करेंगे आपका इन द रूम या इनटू द रूम। बोलने में ऐसा आ जाता है, कौन सा आपका? इन द रूम, या फिर आपका इनटू द रूम आ जाता है, जबकि ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि क्या एंटर के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन इन या इनटू के रूप में आएगी नहीं? ऐसा संभव है क्या कि हमेशा ही नहीं आएगा? ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं है ऐसा। ठीक है। जरूरत पड़ने पर अपन एंटर के साथ में क्या ला सकते हैं? आपका इन या इनटू का यूज कर भी सकते हैं, लेकिन करेंगे कब ये हमें पता होना चाहिए। ये हम यूज करेंगे जब किसी छानबीन की बात होती है, ठीक है, या फिर किसी तहकीकात की बात होती है। ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर आपका कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, कोई जांच पड़ताल चल रही हो, तो वहां पर आप बताओ इनके साथ में या इनटू के साथ में एंटर रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं ये कहूं आपका, यहीं पर एक एग्जांपल बना लें अपना, और सेंटेंस ऐसा बने, द इंस्पेक्टर एंटर्ड ब्लैंक द केस। अब इसका मीनिंग निकालना कि उस निरीक्षक ने उस मामले की छानबीन की या उसकी
तहकीकात की, उसकी जांच पड़ताल की। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये कोई एरिया है या फिर आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। मैंने ये नहीं बोला है कि एंटर या आपके इन या इनटू है वो एंटर के साथ कभी नहीं आएंगे। मैंने ये बोला है कि जब प्रवेश का अर्थ होगा तब तो वहां पर नहीं आएंगे, और बाकी छानबीन या तहकीकात के अर्थ में आपका क्या लग सकता है? इन या इनटू लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करना, इसके एडिशनल मीनिंग अपन अलग से पढ़ेंगे। बताओ इनटू किन किन से मिलकर बना है? इन प्लस टू से। मीनिंग क्या होता है? गति के साथ बाहर से अंदर होता है। ठीक है, जनरली एंटर्ड के साथ में अपन क्या नहीं लगाएंगे? आपका इन या इनटू नहीं लगाएंगे जब मीनिंग किसका है? प्रवेश करने का है, अंदर आने का है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि एंटर के साथ में अपन इन या इनटू लगा सकते हैं बशर्ते मीनिंग किसका है? छानबीन का है, तहकीकात का है, या फिर क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन करना है। क्लियर है आपका? यहां तक कोई डाउट नहीं है? नोट करना, देखें इसे। अगले पे आओ, और अगला इसी का पार्ट अभी है ना, ये खत्म नहीं हुआ है। जैसे अपन ने इन का एडिशनल यूज पढ़ा था ना, ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा? आपका इनटू है, इनटू का भी क्या आ जाएगा आपका? वहां पर एडिशनल यूज आ जाएगा, मतलब अतिरिक्त प्रयोग है इसका, वो देखना कौन सा है। अपने पास एक वर्ब फॉर्म होता है जिससे अपन क्या पढ़ते हैं? बताओ, देखें आपका वहां पर इस नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ क्या वर्ब है आपका? ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना। ठीक है, ट्रांसलेट के साथ में जब भी आपको प्रीपोजिशन पूछा जाए तो यहां इनटू लगेगा, और ये आपका यहां पर 100% होगा, 100% होगा। हर बार क्या आएगा? आपका इनटू आएगा। चाहे ट्रांसलेट आता है, ट्रांसलेट्स आता है, ट्रांसलेटिंग आता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, मैंने सेंटेंस लिखा है कि यू कैन ट्रांसलेट दिस ब्लैंक इंग्लिश, कि आप इस मैटर को, इस विषय वस्तु को अंग्रेजी भाषा से क्या कर सकते हैं? अनुवादित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इसमें एक वर्ब आया है, कौन सा आया आपका? ट्रांसलेट आया। तो ट्रांसलेट के लिए यहां पर क्या लग जाएगा? इनटू लग जाएगा। अब आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है कि आप इनटू लगा रहे हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। इनटू किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग। भले ही इसके जस्ट आफ्टर नहीं है, तुरंत बाद में नहीं है ये। ठीक है, चाहे एक या दो शब्द बीच में आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इनटू है किसके लिए? आपका ट्रांसलेट के लिए है। जैसे यहां पर अपन चेंज करके थोड़ा सा मैटर है वो अलग से देखें कि यू कैन ट्रांसलेट दिस ब्लैंक, और फिर यहां लिखा जाता है हिंदी ब्लैंक इंग्लिश। अब इसको समझना, इस बार भी अपने पास में ये वर्ब आ गया। बताओ कौन सा आया? वहां पर ट्रांसलेट आया, मतलब हमें 100% क्या लगाना है? इनटू लगाना है। यही है ना आपका। लेकिन इस बार ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों में तो इनटू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां अपने को देखो लैंग्वेज वर्ड, ये भाषा सूचक शब्द कितना मिला था? 1 मिला था। और यहां पर ये जो लैंग्वेज वर्ड अपने को 1 मिल रहा है या फिर 2 मिल रहे हैं? बताओ, देखें आपका 2 मिल रहे हैं। तो अगर ट्रांसलेट वर्ब के साथ में डबल लैंग्वेज इंडिकेटिंग वर्ड्स मिलते हैं तो पहले भाषा के पहले आप क्या लगाते हो? वहां पर फ्रॉम लगाते हो। ठीक है, और दूसरे के पहले क्या लगाते हो? आपका इनटू। मतलब ट्रांसलेट अब भी क्या ले रहा है? आपका इनटू ले रहा है। अपने बात क्या हुई थी कि ट्रांसलेट 100% क्या लेगा? इनटू लेगा। तो किसी भी कंडीशन में इनटू तो ले रहा है आपका, लेकिन एक भाषा है तब तो क्या आएगा? इनटू आएगा। 2 लैंग्वेजेस हैं तो पहली लैंग्वेज के पहले फ्रॉम है और दूसरी लैंग्वेज के पहले क्या आ जाएगा? आपका इनटू आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिपीट करना लिखने से पहले। बताओ, फिक्सेशन में एडिशनल यूज के अंदर ट्रांसलेट अपने साथ क्या लेता है? इनटू लेता है। ठीक है, अगर एक भाषा है तो वही इनटू आ जाएगा। 2 भाषाएं तो पहली भाषा के पहले फ्रॉम है, दूसरी के पहले इनटू है। क्या ट्रांसलेट वर्ड के तुरंत बाद में इनटू होना जरूरी है क्या? नहीं है ना। 1 या 2 शब्द बाद में भी लिया जा सकता है। जैसे यहां पर 1 शब्द बाद में, यहां देखोगे तो आपका करीब करीब 3 शब्द बाद में है। ठीक है, लिखो देखें आपका इसे भी। इसके अलावा भी मिलेगा, अभी इनटू में और भी आएगा। चलो देखो, इसमें आपका इसका एक और पार्ट सीखना है। इसी तरीके से इसमें सेकंड आपका एडिशनल यूज और लेना है, और ये एक वर्ब आपके पास में कौन सा? टर्न है। ठीक है, टर्न के साथ में भी बताओ आप वहां पर क्या लगा देंगे? आपका इनटू लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये 100% नहीं है, ये देख लो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आएगा, ये गारंटीड नहीं है। टर्न के साथ इनटू आता है, लेकिन कब आता है बताओ आपका? जब यहां पर आप क्या करते हैं, किसी एक सिचुएशन को, कोई एक स्थिति है ना, ठीक है, या कोई एक आपकी क्या है? कंडीशन है। ठीक है, उस एक सिचुएशन या एक कंडीशन को आपको क्या करना होता है? वहां पर चेंज करना होता है, बदलना होता है। और किस में बदलना होता है? आपका किसी दूसरी सिचुएशन में। ठीक है,
या फिर आपका किसी दूसरी कंडीशन में, तब ही वहां पर टर्न के साथ में इनटू आएगा। चाहे टर्न आता है, टर्न्स आता है, टर्निंग आता है, टर्न्ड आता है, कोई सा भी टर्न का फॉर्म हो तब इनटू आएगा, लेकिन ये सिनारियो बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां बनाने की कोशिश करूंगा आपका कि मिल्क टर्न्स ब्लैंक, और फिर मैंने यहां पर लिखा है कर्ड। बताओ इसका मीनिंग क्या निकलता है कि दूध से दही बनता है। तो मेरे पास में पहली स्थिति क्या है, मिल्क की है, दूसरी स्थिति क्या है आपका, कर्ड की है। तो टर्न्स यहां पर अपने लिए क्या ले लेगा बताओ, इनटू ले लेगा। ठीक है, जैसे अपन यहां से एग्जांपल ऐसा भी बना सकते हैं आपका कि वाटर टर्न्स ब्लैंक आइस, कि पानी से बर्फ बनती है। तो पहली स्थिति क्या है आपका, वाटर, और दूसरी स्थिति क्या है आपका, आइस। तो टर्न्स के लिए अपन क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। लेकिन फिर मैंने यहां पर ये क्यों बोला कि ये 100% नहीं है, इसके पीछे वजह है। अपने पास में कुछ टर्म है जिनमें अपन एक टर्म ऐसा सीखते हैं आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के रूप में टर्न के साथ में अलग अलग चीजें भी आ सकती हैं। जैसे टर्न के साथ में अपन क्या कह सकते हैं आपका, ऑन कह सकते हैं। तो टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, चालू करना होता है। टर्न के साथ में अपन प्रीपोजिशन क्या ले सकते हैं आपका, ऑफ ले सकते हैं। और टर्न ऑफ का हिंदी मीनिंग अपन लेंगे तो बताओ इसे क्या पढ़ देंगे आपका, बंद करना। ठीक है, या फिर अपन क्या पढ़ सकते हैं, टर्न के साथ में डाउन पढ़ सकते हैं। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी मामले को, किसी भी मुद्दे को अस्वीकार करना या फिर आपका वहां पर नामंजूर करना। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज के साथ वहां पर चलती है। इसका मतलब टर्न के साथ में हमेशा वहां पर इनटू होना जरूरी नहीं है। अगर आपको मीनिंग चेंज करना पड़ा या फिर इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ा तो उस हालात के अंदर आप क्या करेंगे, टर्न के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन भी ला सकते हैं। तो ये रट्टा नहीं मारना कि टर्न के साथ हमेशा इनटू आएगा, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है, लेकिन टर्न के साथ में हमेशा क्या आएगा बताओ, टर्न के साथ हमेशा क्या आएगा, अर्थ के आधार पर फ्रेजल वर्ब आएगा। ठीक है, ट्रांसलेट के साथ हमेशा क्या आएगा, इनटू आएगा। ठीक है, तो इस चीज को लिखो देखें आपका टर्न वाली को, और उसके बाद में इसकी 2-3 फ्रेजल वर्ब है उनकी मीनिंग भी आप लिख दोगे। लिखो देखें इसे। अब अगला देखो, इसमें ये अपना नंबर 13 का रहेगा, और इसमें देखते ही आपको सिंपल सा लगेगा क्योंकि ये पढ़ा हुआ सा होता है। ऑन है, ऑन का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा आपका, पर रहेगा। ठीक है, और यहां क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट आपका नीचे होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ऊपर होगा। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले को क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, चाहे ये स्थिर होता है, देखो यहां पर ये क्या है आपका, एक जगह है। ठीक है, या फिर ये क्या कर रहा है बताओ, देखें आपका एक जगह होने की बजाय टच करते हुए आगे की ओर गति करे, तब भी वहां पर क्या आ जाएगा आपका, ऑन आ जाएगा। ये सारी चीजें आप साथ साथ लिखते रहेंगे वहां पर। फिर यहां वाले पार्ट में जैसे ऐसा हो जाए आपका कि अपने पास में ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और इस साइड में क्या आ जाए आपका, वहां पर टच करते हुए गति करे, मतलब पीछे की ओर गति करे। ठीक है, और या फिर ऐसा टर्म भी आपका बन सकता है कि अपन ये कहते हैं कि यहां पर ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाली को क्या कर रहा है आपका, टच कर रहा है, और टच करते वक्त एक साइड नहीं बल्कि क्या करे आपका, दोनों ओर गति करे। ये 4 अवस्थाएं यहां पर बनेंगी आपकी। ठीक है, चारों में अपन किसका यूज कर लेंगे वहां पर, ऑन का। आप ये मान के चलो मेरे पास में एक मार्कर है, एक पेन है। ठीक है, एक मेरा पाम है, पाम का मतलब हथेली है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने इसे रखा तो ये इसे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या है, ऑन है। ठीक है, ये आगे ले जाऊं तो ऑन है, पीछे लाऊं तो ऑन है, दोनों साइड ले जाऊं तो भी क्या रहेगा आपका, ऑन रहेगा। ठीक है, आपके सर पे बाल बाल वाला सिस्टम क्या है, ऑन है। मैंने यहां पर ये मान लो कि इसके ऊपर बैठने का काम किया तो भी क्या है, ऑन। आप अपनी बेंचेस पे बैठे में तो भी क्या बताओ आपका, ऑन है। नॉर्मली आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें तो ये एडिशनल मीनिंग नहीं है, सिंपल मीनिंग आपका दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि आई पुट ए डस्टर ब्लैंक द टेबल। बताओ इसका मीनिंग क्या निकला कि मैंने मेज पर एक झाड़न रखा। ये अगर कोई हिंदी में आपसे पूछ ले तो आपको इसका हिंदी अर्थ आना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है आपका, झाड़न कहा जाता है। जनरली अपन डस्टर ही बोलते हैं सारे आपका। तो यहां पर ये डस्टर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, टेबल नीचे वाला है, तो क्या लगा देंगे आपका, ऑन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ एडिशनल यूजेस हैं, कुछ अतिरिक्त प्रयोग हैं जो आपको वहां पर पता होने चाहिए। और ये जो एडिशनल यूजेस हैं, अतिरिक्त प्रयोग, इनमें पहला कौन सा रहेगा आपका, जब आप कहीं पर भी किसी डेट को मेंशन करते हैं,
डेट का मीनिंग क्या होता है? तारीख या दिनांक होता है, ठीक है। हालांकि डेट को अपन खजूर भी कहते हैं, इसी स्पेलिंग का एक अर्थ क्या होता है? खजूर होता है, और इसे अपन तारीख या दिनांक का नाम भी वहां पर देते हैं। तो कोई भी डेट मेंशन कर दो, आपको ऑन लगाना वहां पर रहता है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए और अपन ये कहते हैं कि वी शैल मीट ब्लैंक, और फिर लिखा जाए आपका मई 22 एंड 2023, ठीक है। कि आज सैटरडे है, अपनी क्लास है, उसके बाद में एक दिन का गैप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम कब मिलेंगे? आपका 22 मई को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर बताओ ये क्या है? आपका डेट मेंशन हो रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें महीने का नाम भी है, मई। अगर अकेले महीने का नाम है तब तो क्या आ जाएगा बताओ आपका? अरे बताया था मैंने, इन, ठीक है। लेकिन महीने के साथ में तारीख दी हुई है तो इन आएगा या ऑन आएगा? ऑन आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अपन किसकी बात करें? किसी डे की बात करते हैं। डे का मतलब समझते हो ना? वार या दिवस, जो दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तब भी आप यहां पर क्या अप्लाई कर देंगे? ऑन अप्लाई करेंगे। जैसे अपन इसी सेंटेंस को ऐसा कह दें कि वी शैल मीट ब्लैंक, और फिर यहां लिखा जाता है मंडे, कि हम सोमवार है उसको मिलेंगे। तो आप चेक करो जरा, यहां पर मंडे आपका वार का नाम है तो क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। नॉर्मल बात आई आपकी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इसके एडिशनल फैक्टर में वहां पर काम करने वाली रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी देखिएगा, अगर आपका कोई ओकेजन है, ओकेजन का मतलब समझते हो ना? आपका कोई मौका है। ओकेजन की स्पेलिंग पढ़ना, सी तो 2 बार है और एस 1 बार है। अपने से गलती क्या होती है? अपन एस 2 बार कर देते हैं, ठीक है, जबकि एस 1 बार रहेगा। तो यहां पर अपने पास में क्या है? इसमें भी ऑन आएगा। कोई भी मौका या अवसर है, जैसे मैं ये कहूं आपका कि वी मैट ह ब्लैंक, और फिर यहां लिखा हर बर्थडे पार्टी, कि हम लोग उससे उसके जन्मदिन की दावत पर मिले, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि यहां पर ये जो बर्थडे पार्टी है ये यहां किसका काम कर रहा है? एक स्पेशल ओकेजन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस ओकेजन के लिए क्या आ जाएगा? ऑन ही आ जाएगा, ठीक है। देखो हम किसी महिला से, किसी लड़की से मिले, और यहां पर हर क्या है? प्रोनाउन में आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और यहां पर हर क्या है आपका? बताओ, देखिए ये पजेसिव डिटरमिनर है, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे लो, जैसे चौथा यहां पर अपन यूज और देखें तो वो ये हो सकता है कि कोई भी आपका फेस्टिवल हो। फेस्टिवल का मतलब त्योहार या उत्सव है, तब भी क्या लगा दोगे? आपका ऑन लगा दोगे। अब इसमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं छोटा लिख रहा हूं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि होली है, या फिर आपका दिवाली है, ईद उल फितर है, मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, इस तरीके से, ठीक है। इसे दीपावली लिखा जाता तो भी ठीक है, दिवाली लिखा जाता तो भी आपका ठीक है। फिर एक टर्म इसमें और सीख लीजिए, अगर कोई आपका नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम का मतलब क्या रहेगा? राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम होने की दशा के अंदर भी अपन क्या लगा देंगे? वहां पर ऑन लगा देंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम का मतलब समझ गए ना आपका? जैसे आपने ये कहा कि रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे को अपन हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? वहां पर गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी ऐसा कुछ बोलते हैं ना आपका, या इंडिपेंडेंस डे है, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है आपका, ठीक है। या फिर चिल्ड्रंस डे हो सकता है, बाल दिवस है, गांधी जयंती है, शास्त्री जयंती है आपका, ठीक है, बसंत पंचमी है, इस टाइप में। तो उनके पहले भी क्या लग जाएगा बताओ? आपका ऑन लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट करना, बताओ ऑन का मीनिंग क्या होता है? पर होता है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच करता है, चाहे गति करे या ना करे। गति करे तो आगे भी कर सकता है, पीछे भी कर सकता है, दोनों ओर कर सकता है, स्थिर भी रह सकता है। इसके 5 मैंने एडिशनल चीजें बताई हैं, बताओ कौन कौन सा आपका? बोलो। डेट के पहले, डे के पहले, ओकेजन के पहले, फेस्टिवल के पहले, और नेशनल प्रोग्राम के पहले। अब ये नेशनल है तो इसमें खाली ये नहीं कि नेशनल, इंटरनेशनल भी शामिल हो गया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कोई कार्यक्रम होता है तो भी क्या आ जाएगा बताओ? देखिए आपका वहां पर ऑन लग जाएगा। क्लियर है आपका? ठीक है, लिखो देखें इसे। चलो आगे देखें आपका अगला, जो इसमें नंबर 14 का आपका है, इसको समझना। अपने पास में एक प्रेपोजिशन है आपका ये वाला, अपॉन। अब ये भी यहां पर आपके पास में 2 शब्दों से मिलकर बना, बताओ कौन कौन सा है? अप, और अप के साथ में क्या आ गया? ऑन आ गया, डबल है, ठीक है। मतलब ऑन का मीनिंग तो आप समझते ही हो, अभी भी पढ़ाया था। ऑन में क्या होता है? एक ऊपर ऑब्जेक्ट होता है, एक नीचे होता है, ठीक है। हालांकि इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भी अपन पर बोलेंगे। आप में से कुछ ये कह सकते हैं लंबत ऊपर, दाएं ऊपर, बाएं ऊपर, ज्यादा ऊपर, कम ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग वही रहेगा। जो ऑन का है वही आपका अपॉन का बनेगा, अलग नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें होना क्या है? एक ऑब्जेक्ट आपके पास में यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है। ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करते हुए ऊपर जाएगा और पहले से रखे हुए ऑब्जेक्ट को टच करेगा,
ठीक है, जैसे मैं यहां नीचे फ्लोर पे होता और यहां से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अपॉन, सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर वाले मकान में जाते हैं, ये भी क्या है आपका वहां पर अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे सेंटेंस लिखा गया कि द मंकीज क्लाइंब्ड ब्लैंक द ट्री। अब आप ये बता सकते हैं यहां पर मीनिंग क्या निकलता है कि बंदर पेड़ पर चढ़े। बंदर पहले कहां थे, नीचे थे, मूवमेंट करके कहां गए, पेड़ के ऊपर, फिर पेड़ को ऊपर से क्या करेंगे, टच भी करेंगे। ठीक है, बताओ यहां पर क्या आना चाहिए आपका, अपॉन आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज ये भी सीखो, जनरली अपन खाली क्लाइंब पढ़ते हैं ना तो कई बार हमसे गड़बड़ी हो जाती है। क्लाइंब का मीनिंग अपन क्या निकालते हैं, चढ़ना, इतना ही बोलते हैं ना अपन। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपने ये बोला ना क्लाइंब डाउन, ठीक है, तो क्लाइंब डाउन का मतलब चढ़ना है या फिर आपका नीचे उतरना है, नीचे उतरना है। ठीक है, अकेले ऐसा नहीं कि चढ़कर उतरना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अभी अपन ने ये पढ़ा है कौन सा आपका, क्लाइंब अपॉन, तो क्लाइंब अपॉन का मीनिंग अपन लेते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चढ़ना। तो केवल आप क्लाइंब के आधार पर मीनिंग ना निकालें, ये देख लें कि साथ में आपका प्रीपोजिशन कौन सा आया हुआ है, वो इस चीज को वहां पर क्या कर देगा, रिलेट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसका कोई एडिशनल यूज नहीं है। ये जो अपॉन यहां पर लिखा है ना, इसको मैं यहां लिखकर काट रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि इसका हमें कहीं पर भी कोई एडिशनल यूज नहीं मिलेगा। ये अपने आप में क्या है, एकमात्र रहेगा। जैसे अभी आपने ये पढ़ा था ऑन वाला, इसमें 5 क्या थे आपके, एडिशनल थे। ठीक है, लेकिन यहां पर अपॉन का केवल एक ही मीनिंग है, ऑन का तो था ही, देखो ऑन वाला तो ये रहा आपका, और क्या जुड़ गया है इसमें आपका, अप जुड़ गया। ठीक है, कोई कीड़ा रेंग कर मेरी बॉडी पर ऊपर आ जाता है, बताओ क्या है आपका वहां पर, अपॉन कहलाएगा, नॉर्मल सा सेंस है। ठीक है, लिखो देखें इसमें, ये जरूर डाल देना दोनों फ्रेजल वर्ब, क्योंकि इसमें अक्सर गड़बड़ी होती रहती है अपने से। अब ऐसा एक छोटा सा पैटर्न और ले लो आपका, जो नंबर 14 वाला था, ठीक इसी तरीके से नंबर 15 है। इस पे एक चीज आपको और देखनी है, इससे मिलता जुलता ही है और आसान भी रहेगा, हालांकि थोड़ा सा यूज कम होता है इसका, नॉन प्रिवेलेंट है। बताओ इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, ऑन टू। ठीक है, इसमें भी कितने शब्द हैं बताओ, देखें 2 है ना आपका, एक तो ऑन है, एक क्या है, टू है। मीनिंग में अब भी अपने को ज्यादा डिस्कशन नहीं रखना है, क्या है आपका, पर ही है, के पर, इससे ऊपर, लंबवत ऊपर कोई मतलब नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। अब ये ऑन वाला मीनिंग तो इसमें मिलना ही मिलना है कि ये क्या करेगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच करेगा। और टू है, टू का मतलब क्या है, मूवमेंट है, और मूवमेंट कहां है, आगे की ओर। गति करना मस्ट है, लेकिन दोनों साइड है या एक साइड है, एक साइड भी पीछे है या आगे है, आगे की ओर गति। ठीक है, तो मैं यहां ये लिख देता हूं इसमें आपकी आसानी के लिए कि स्पर्श करते हुए यानी छूते हुए, आगे की ओर गति। ये लो, ये इसका सार है पूरा आपका। अगर ये याद रहेगा तो ऑन टू आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर इसका एक एग्जांपल है, अपन लेकर देखते हैं कि अपन ठीक कर पाते हैं या फिर नहीं। कि द बॉल रोल्ड ब्लैंक द फ्लोर इन द स्लॉप। अब इसका मीनिंग निकालो, देखें, बताओ इसका शाब्दिक अर्थ बता दो मुझे क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा। गेंद फर्श के ऊपर लुढ़कते हुए ढलान में गई, यही तो है ना आपका, ये ढलान में लुढ़कने लगी। ठीक, अब आप ये बताओ कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में क्या है, बॉल। ठीक है, किसको टच कर रहा बताओ, फ्लोर को, ये स्थिति हो गई। ठीक है, अब ये ढलान में आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट भी हो रहा है, और मूवमेंट पीछे हो रहा है कि आगे हो रहा है, आगे हो रहा है। ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या लग जाएगा, ऑन टू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जहां पर ऑन टू आता है वहां क्या आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे। लेकिन जहां जहां ऑन आता है वहां हमेशा ऑन टू आना जरूरी नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां ऑन टू आता है वहां 100% क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। लेकिन जहां जहां ऑन आता है वहां 100% ऑन टू आना जरूरी नहीं है, ऑन टू केवल एक ही सिचुएशन में आएगा। ठीक है, और ऑन है, ऑन कई सिचुएशन में आपका वहां पर बनेगा। और इसमें भी ये चीज आप जब लिखो ना तो वो डाल देना वहां पर कि इसका भी हमारे पास में कोई एडिशनल यूज नहीं होगा। जैसे अपने पास किसका नहीं था बताओ, देखें अपॉन का नहीं था ना, वैसे इसका भी कोई एडिशनल यूज नहीं होगा। ठीक है, लिखो देखें इसे। अब थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना, थोड़ा सा अलग आएगा फिर इस बार मैटर आपका। ये जो नंबर 16 पे जाएगा ये 16, इस पे ध्यान देना। वहां पर आपका नंबर 16 वाले फैक्टर के अंदर अपने पास में इसी से बना हुआ एक प्रीपोजिशन है जिसे अपन किस नाम से पढ़ते हैं आपका,
अबव के नाम से पढ़ते हैं। और अबव को भी मैं क्या बोलूंगा, पर ही बोलूंगा, ये मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। अब ऊपर वालों से डिफरेंस क्या है, अबव में एक ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट कहां है आपका, नीचे है, और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। आई बात समझ में आपके, ठीक है। और यहां पर ये यहां हो सकता है, यहां हो सकता, मतलब इस दायरे के अंदर अंदर हो सकता है। कहां रहेगा, इस दायरे के अंदर अंदर रहेगा। क्लियर आपका, ठीक है। यहां वाले पार्ट में यहां ये टच नहीं कर रहा, लेकिन दायरे के बाहर भी नहीं है, ठीक है। अब कई बार हमें क्या सिखाया जाता है कि अबव में लंबवत ऊपर होता है, तो वहां तक तो सही है, वहां कोई समस्या नहीं है। जैसे मानो कि ये फैन है आपका, ठीक है, सीलिंग फैन है। अब ये सीलिंग फैन के जस्ट नीचे कोई होता है और ये सीलिंग फैन उसे टच नहीं करता है, बिल्कुल अबव है। लेकिन ये सीलिंग फैन मेरे से भी ऊंचाई पर है और मुझे टच नहीं कर रहा, तो भी अबव है। आपसे भी ऊंचाई पर है, आपको टच नहीं कर रहा, तो भी अबव है। बशर्ते कहां है, इस पेरीफेरी, इस दायरे के अंदर अंदर है, इस दायरे से बाहर नहीं है। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये अबव में जाएगा। जैसे मैं इसी सेंटेंस को बना देता हूं जो आपने अभी पढ़ा मेरे से, कि द सीलिंग फैन इज मूविंग ब्लैंक अस। बताओ मीनिंग क्या है, ये छत वाला पंखा हमारे ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो एक चीज ये बता दो कि यहां वाले पैटर्न के अंदर अपन पढ़ेंगे तो इस पैटर्न में गौर करना कि ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये अपन नीचे वाले ऑब्जेक्ट हैं, और ये ऊपर वाला नीचे वाले को टच नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या लगा दिया, अबव। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला गति करे, बिना गति की भी हो सकता है। ये जो आप देख रहे हो सीलिंग देख रहे हो, फोर सीलिंग देख रहे हो, ठीक है, ये भी हमें टच नहीं कर रही है, ये भी बताओ क्या है आपका वहां पर, अबव है, ठीक है। उधर से देख लो ये एमसी बॉक्स वगैरह, ये भी अपने अबव रहेंगे। ये सीसीटीवी है, ये भी हमारे अबव रहेगा। कुछ भी एक दायरे में ऊपर होता है, चाहे वो वहां पर गति करता है या नहीं करता है, लेकिन बस इतना है कि वो टच नहीं करना चाहिए। इस होल के बाहर अगर कुछ है और हमारी से ऊंचाई पर है, वो क्या नहीं बताओ आपका, अबव नहीं होगा, ठीक है। इसके एडिशनल यूज हैं, वो अपन वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन इसको सिंपल भाषा में लिख देता हूं कि ये क्या कर सकता, बताओ, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है आपका, अनमूव्ड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वहां पर गति करे या फिर ना करे, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखना देखिए, इसे अपनी भाषा बना लेना इसकी आप। अब इसके एडिशनल यूज पे आओ, नहीं लिखा क्या, अब इसका एडिशनल यूज बनेगा, पहले वाले अपॉन का और ऑन टू का तो नहीं था, लेकिन इसका बन जाएगा आपका। इसमें थोड़ी अपनी लैंग्वेज बना लिया करो कि इसमें वो दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए, दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ये समझ में आ रहा है, कुछ दिन का गैप देने के बाद में फिर वो दिमाग से स्लिप हो जाएगा। चले, देखो इसमें अब यहां पर इसके एडिशनल यूज पे गौर करो। अगर आप किसी डेजिग्नेशन को बताते हो, डेजिग्नेशन समझते हो ना, डेजिग्नेशन को अपन हिंदी में क्या कह देंगे, आपका पदनाम कह देंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, इसे पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, कोई लिस्ट है, लिस्ट का मतलब आपका कोई सूची है, ठीक है। इसमें अगर आपको ऊपर की स्थिति बतानी है तो भी क्या आएगा, अबव आएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैं ये लिस्ट वाला पहले बना लूं कि मेरे पास में 3 नाम हैं। मैंने यहां पर नाम लिखा है पहला लोकेश, दूसरा मैंने नाम लिखा है यहां पर राघव, तीसरा मैंने यहां पर नाम लिख दिया इसके अंदर रमन। अब इसमें 100 आगे चलता जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज ये चेक करो यहां वाले पैटर्न के अंदर कि इसमें लोकेश है, वो सूची में राघव और रमन के ऊपर है, या फिर राघव है वो रमन के ऊपर है। क्या ये एक दूसरे के सर के ऊपर है या सूची में ऊपर है, सूची में ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, ऑन का, अपॉन का, ऑन टू का, या अबव का, अबव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहां एग्जांपल लिखा जाए और सेंटेंस अपन बना लें कि लोकेश इज लिस्टेड ब्लैंक राघव एंड रमन। तो बताओ इसका मीनिंग क्या निकला कि ये जो लड़का है लोकेश, ये सूची में राघव और रमन नामक लड़कों से ऊपर अंकित है, ऊपर दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहां पर ऑन अपन जल्दबाजी में कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए आपका, अबव। अब ऐसा ही एग्जांपल यहां ले लो, किसका, डेजिग्नेशन या पोस्ट का ले लो, ठीक है। जैसे सेंटेंस ऐसा लिखा जाए आपका, ए कलेक्टर इज कंसिडर्ड
ब्लैंक ए, ये थोड़ा चेंज कर दो इसे, एन एस पी, कि एक कलेक्टर होता है उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर माना जाता है, ऊपर समझा जाता है। एसपी का फुल फॉर्म क्या है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यहां पर ये पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, ये भी आपका एक पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, और ये पोस्ट वाला उस पोस्ट वाले से ऊपर है, लेकिन अधिकार क्षेत्र में ऊपर है, तो यहां ऑन आएगा या फिर अबव आएगा? अबव, क्योंकि ये अपन सारे जानते हैं, ऐसा तो संभव नहीं कि कलेक्टर एसपी के सर के ऊपर बैठा होगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना आपका। कहां है? पद के अंदर ऊपर होगा आपका, ठीक है। तो किस में चला जाएगा? डेजिग्नेशन या पोस्ट या लिस्ट में कुछ ऊपर बताना, तो क्या आ जाएगा आपका वहां पर? अबव आ जाएगा। जैसे कोई मानक पैमाना बताते हो तो भी आता है, आपने ये कहा कि वो बंदा या बंदी क्या है, 18 वर्ष से ऊपर है, तो बताओ उसे भी अपन क्या कहेंगे? ऑन 18 है या अबव 18 है? अबव 18 है, ठीक है। औसत से ऊपर है तो भी क्या आएगा? अबव एवरेज आएगा, ठीक है। लिखो देखें इसे। अब इसके आगे वाले पे चलो, आपका नेक्स्ट वाला जो पैटर्न आएगा, नंबरिंग देख लेना, आपकी पीछे वाली नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। 16 पे चलेंगे ना आप। अब यहां पर देखो, देखें इसमें आपका नंबर 17 वाला लो, देखें आपका जो 17 वाला है। अब इसमें ऑन के परिवार का ही एक सदस्य है, जिसे अपन किस नाम से पढ़ते हैं बताओ? देखें आपका ओवर के नाम से पढ़ते हैं, और ओवर का शाब्दिक अर्थ भी क्या निकलता है आपका? पर ही निकलता है। अबव का भी पर है और ओवर का भी पर है, दोनों का, ठीक है। अब यहां पर ओवर में क्या है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा, ये कि ये कंडीशन अपन कहां सुन रहे थे? अबव में। तो फिर फर्क क्या है? अबव और ओवर में कोई डिफरेंस तो होगा? क्या डिफरेंस है? थोड़ा आइडिया लग गया होगा। देखो, ये इसका पेरीफेरी है, ठीक है। बताओ दायरे के अंदर बाहर है या दायरे के बाहर है? दायरे के बाहर है, ठीक है। जैसे पास वाले कमरे में कोई फैन चल रहा है, सीलिंग फैन, वो हमारे से ऊंचे तो है लेकिन इस दायरे के अंदर नहीं है, तो अबव है या ओवर? ओवर। लेकिन मजे की बात है कि ये हमसे परीक्षा में सवाल पूछा ही नहीं जाता है। अगर टच नहीं करने वाला पूछेगा तो अबव का पूछेगा। फिर ओवर से सवाल क्या बनता है? ओवर में ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये शेप लेकर आएगा। ये जो आकार आप देख रहे हो, शेप कहेंगे इसे अपन। तो ये शेप कैसा है आपका? आप या तो इसे क्या कहोगे? हाफ मूनलाइक। हाफ मूनलाइक का मतलब क्या है? अर्धचंद्राकार, ठीक है। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो वहां पर? अपोजिट बोल्ड। अपोजिट बोल्ड का मतलब क्या है? उल्टे प्याले नुमा है। या तो अर्धचंद्राकार कह दो, आधा चांद आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है, या फिर प्याले को उल्टा कर दो तो ऐसा दिखेगा। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, एग्जैक्ट ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका आ सकता है, लगभग मिलती जुलती स्थिति वहां पर आपकी ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आपका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ऐसा शेप बनाते ही आप किसका यूज कर लेंगे? ओवर का। ये शेप कहां कहां बन सकती है? जैसे अपन किसकी बात करते हैं वहां पर? किसी ब्रिज की। ब्रिज का मतलब क्या है? जो पुलिया है, ठीक है, उसका भी क्या रहेगा वहां पर आपका? ऐसा ही रहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे आएगा, वो थोड़ा सा स्लोप ज्यादा हो जाएगा उसमें। मैंने कहा ना एग्जैक्ट शेप होना जरूरी नहीं है, ये बोला था, ठीक है। या फिर अपने पास क्या हो सकता है? रेनबो। रेनबो का मतलब क्या है आपका? इंद्रधनुष। आप देखना इसे दिखाई पड़ेगा। या फिर आपका काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग का मतलब जब आप पतंग को उड़ाते हो, ठीक है, तो पतंग को यहां से जो भी आपका मांझा है, सद्दा है, उसे ढील छोड़ते हुए आप ऊपर की ओर ले जाते हो, ठीक है। फिर आप वहां पर कहते हो कि आसमान में पेंच वेंच लड़ाओगे, पेंच लड़ने के बाद में कटता है तो फिर नीचे जाएगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं आपका, ठीक है, जो पेंच लड़ाते ही नहीं है। आपका कईयों की आदत देखी होगी आपने, ठीक है, करते ना कई मकर संक्रांति से पहले पतंग उड़ाते रहते हैं, ठीक है। कोई दूसरे वाला आता तो अपने वाले को डुबकी मार देते हैं, ठीक है। और या फिर पीछे से कोई पतंग कट के आ रहा होता है तो छोटू को संभाल देते हैं, छुटकू तो संभाल, मैं भी लूट के लाया, ठीक है। यूं इकट्ठा कर लेते हैं आपका मकर संक्रांति से पहले। मकर संक्रांति चली गई उसके बाद में अकेले मैदान में उड़ाते हैं, ठीक है। उन लोगों की बात नहीं है, वो सामान्य से हटकर होते हैं, विशिष्ट श्रेणी के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल आप और मेरे जैसे होते हैं उनकी पतंगबाजी कैसे होनी चाहिए? अगर आपका मांझा या सद्दा आपकी चरखी से बाहर निकल गया, ठीक है, उसके बाद में वापिस समेटा नहीं जाता है वो, ठीक है। एक खास बात होती है, आप कहेंगे सर हमारा तो बहुत शानदार पतंग है, कभी कटता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यही तो मैदान में चिल्लाते हो ना, ठीक है, बर काटा, बम काटा, ऐसा कुछ बोलते रहते हो हमेशा, ठीक है। आपने खूब चिल्लाया और आपका लास्ट में अकेला पतंग बच रहा है, तो कायदा क्या होता है? जोर से चिल्लाओ कि कोई मैदान में है क्या, ठीक है। नहीं है तो जहां आपकी चरखी है वहीं से तोड़ के उसे छोड़ दो, मुक्त कर दो, ठीक है, कि आपका योद्धा है, उसने अपनी पूरी की पूरी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अपन ऐसा नहीं करते हैं, अपना तो पतंग भी कट जाता है ना तो आने दे रहे, ठीक है, यानी जल्दी जल्दी समेट तू, जल्दी समेट, एक लगा रहता भाई ऐसे कर कर आके, ठीक है, हाथों में। तो वो इसकी पतंगबाजी का रूल या उसूल
नहीं है। कहा जाता है कि अगर तलवार म्यान से बाहर निकल गई तो बिना खून से सने बिना वापस नहीं आएगी। पतंग चला गया तो वापस आएगा ही नहीं, काटेगा या कटेगा, ठीक है, या फिर आप उसे छोड़ दो। लेकिन हमारे यहां पर ऐसा थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। यहां तो ऐसा भी होता है कि फटवट जाए तो भी उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद भी उसे उड़ा लिया जाता है, ठीक है। कई बार होता है जो बेचारा कल उड़ान भर रहा था वापस बढ़ेगा, ये तो पतंग नहीं हुआ, फिर एयर इंडिया की उड़ान हो गई, जाना और आना ऐसा कुछ लगा रहता है। चलो इसको छोड़ो, वापिस आओ यहां पर। इसके अलावा एक फैक्टर और हो सकता है आपका, थोड़ा आइडिया लगाओ कौन सा हो सकता है। मैंने बोला अभी, जैसे अभी आप किसकी बात करते हो बताओ, देखें, एरोप्लेन की बात करते हो, ठीक है। एरोप्लेन का मतलब जो हवाई जहाज है आपका, ठीक है। जब यहां नीचे होगा तो आप क्या करेंगे, यहां से उड़ान भरेगा। उड़ान भरने को आप क्या बोलते हो बताओ, आपका टेक ऑफ करना, ठीक है। फिर उड़ान भरने के बाद ऊपर गया, ऊपर से फिर वापस नीचे आया, तो नीचे उतरा तो क्या कहोगे इसे, आपका लैंड करना। आया कि नहीं आया, ये किस में जाएगा बताओ, ओवर में जाएगा। लेकिन एक खास बात है, इसमें चाहे टच करे या ना करे, देखो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, दायरे से बाहर टच नहीं करना तो ओवर है। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दायरे के अंदर है और शेप ये है, ठीक है, फिर चाहे टच करे या ना करे, गति करे या ना करे, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। अगर मैंने यहां सेंटेंस लिखा है कि द एरोप्लेन फ्लू ब्लैंक अस, बताओ मीनिंग क्या निकला, हवाई जहाज हमारे ऊपर से उड़कर गया, ठीक है। यही शेप आएगा ना आपका, ठीक है। अब बताओ हवाई जहाज भी गति कर रहा है और हम भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लगाऊं मैं, अबव आएगा या ओवर आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमने ऐसा भी सुना है कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर आता है वहां तो अबव भी आता है, आपने हमें क्या सिखा दिया, ओवर। तो क्या वो किताब गलत थी, वो किताब गलत नहीं हो सकती। देखो उसमें क्या रहा होगा, ऐसे आ सकता है आपका कि द हेलीकॉप्टर वॉज, और फिर यहां थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, हॉवरिंग ब्लैंक अस, येलो। अब मीनिंग चेंज कर दिया मैंने इसमें, देखो देखें इसमें क्या मीनिंग निकला कि जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे ऊपर क्या कर रहा था, हॉवर कर रहा था। हॉवर का मीनिंग क्या होता है आपका, मंडराना। तो मंडराने का ये शेप आएगा या एक ही जगह मंडरा रहा हो आपका, एक ही जगह आसमान में। जैसे आपके कई बार ये करतब दिखाते हैं ना, आर्मी वाले होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को किसी स्पेशल टास्क फोर्स के टाइम पर दिखाते हैं, तो ऊपर एक जगह आपके ऊपर ये करतब दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई में आपसे ऊपर है, दायरे में है, आपको छू नहीं रहे हैं। अब बताओ यहां पर ये अबव है या ओवर है, बोलो आपका अबव है। तो ये रट्टा नहीं मारोगे कि हेलीकॉप्टर आए तो क्या आए, ठीक है, एरोप्लेन आए तो क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्थिति वहां पर बताएगी, ठीक है। अगर वो इस शेप में है तो आप ओवर लगा दो, एक ही जगह होवर कर रहा तो क्या लगा दो आपका वहां पर, अबव लगा दो, ठीक है। अब जैसे आप टच करने वाली बात पूछोगे मुझसे, तो पुल है, तो पुल के जो पिलर होते हैं, ठीक है, वो कहां टच करते हैं, जमीन को टच करते हैं ना आपका, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, पुल स्थिर है, लेकिन नीचे से आदमी जाने वाले, नदी जाने वाली, ट्रेन जाने वाली, गाड़ियां जाने वाली, वो क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं आपका, ठीक है। एक बार इसे रिपीट करना लिखने से पहले, बताओ किसकी बात चल रही है आपकी, ओवर की। ओवर का शाब्दिक अर्थ क्या है, पर है, जिसमें जनरली मीनिंग क्या निकलता है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को छूता नहीं है बशर्ते दायरे के बाहर हो, ठीक है। लेकिन ये हमसे अक्सर परीक्षा में पूछा नहीं जाता। परीक्षा में कौन सा पूछा जाता है, जब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का शेप कैसा हो, लिखा पड़ा है कैसा शेप हो, हाफ मूनलाइट, अर्धचंद्राकार, या फिर अपोजिट बोर्ड यानी उल्टे प्याले नुमा, ठीक है। जिसमें मेनली अपन 4 प्रकार के प्रश्न ढूंढते हैं, कौन कौन सा, ब्रिज वाला, या फिर आगे देखो रेनबो इंद्रधनुष वाला, या फिर काइट फ्लाइंग का, या फिर एरोप्लेन का, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एरोप्लेन के साथ हमेशा ही ओवर आएगा, अगर वो होवर के मूड में है तो क्या आ जाएगा बताओ आपका, अबव आ जाएगा। कई बार ये सभा वभा होती है तो आपने देखा होगा पुष्प वर्षा करवाई जाती है, फ्लावर रेन होती है आपकी, ठीक है, तो वो उस पंडाल के ऊपर ही ऊपर वो हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है, बताओ क्या आ जाएगा आपका, अबव आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, ये शेप कहीं भी हो सकती है। जैसे आप टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ का मतलब मेज पोश, ठीक है, उसको बिछाओ, बेड शीट को बिछाओ तो भी क्या आएगा, ओवर आएगा, ठीक है। आपने उसको ये 2 पल्लों से पकड़ा है, ठीक है, 2 कोनों से पकड़ा और यूं हवा में उड़ाया उसे, ऐसा ही तो लहराओगे ना, तो उसकी शेप कैसी बनेगी बताओ, बिछने से पहले ये शेप बनेगी। अब क्या कर रहे हो आप उसे, ओवर, बेड शीट आ जाए या टेबल क्लॉथ आ जाए
तब भी क्या लगेगा, ओवर लगेगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी, ठीक है। अब यहां से एक पक्षी उड़ के यहां चला गया तो क्या है, ओवर। छोटे छोटे पौधे हैं और बाढ़ का पानी उनके ऊपर से निकल गया तो क्या है आपका, ओवर है, ठीक है। हम समुद्र में चले जाएं, कई बार लहरें इतनी उछाल खाकर आती हैं, हमारी हाइट कितनी होती है, अमूमन 5 से लेके 6 के बीच में, ठीक है, करीब करीब। कोई बिड़ला होता है जो 6 से ऊपर जाता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो 5 से नीचे आते हैं, नहीं तो अक्सर आपका 5 और 6 के बीच में हाइट रहती है, ठीक है। तो वहां वाले पार्ट के अंदर आप देखते हो कि लहरें 10 फीट की ऊंचाई तक भी उछलती हैं किनारे पर, ठीक है, और लहरें हमारे ऊपर से उछलकर वहां पर जा रही हैं, वो भी किस में है आपका, ओवर में है, ठीक है। वो वहां पर ये जो शेप है ना, इस शेप को पकड़ लो, फिर कभी ओवर और अबव में गलती नहीं होगी। अपन क्या करते हैं, अबव में थोड़ा ऊपर, ओवर में ज्यादा ऊपर, ऐसे मीनिंग रखते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं अबव में लंबवत ऊपर, ठीक है, ओवर में दाएं बाएं ऊपर तो गड़बड़ होता है, ठीक है। तो वो मीनिंग इसका नहीं है, आपका ये शेप बनाएगा तो ही ओवर है, अदरवाइज ओवर नहीं है, ठीक है। इसके एडिशनल मीनिंग अपन अलग से और ले लेंगे। वो देखो, देखिए जरा, यहां पर अपने पास में ये जो पैटर्न आया ओवर वाला, तो इस वाले पैटर्न के बाद में यहां पर इसी का अपन एडिशनल एक यूज और देखें। यहां पर जब भी अपने पास में कोई, इस यहां लिख देता हूं मैं इसे, ये इसका एडिशनल यूज है ताकि आपको याद रहे, अतिरिक्त प्रयोग कहेंगे या फिर एक्स्ट्रा यूज कह देंगे। पहला यूज ये रहेगा, कोई भी आपका एक्शन है, कोई भी कार्य है आपका, जिसे आप क्या कह सकते हैं, टास्क कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं, ठीक है, या फंक्शन कह सकते हैं, वो क्या होता है वहां पर, एकम्प्लिश होता है। एकम्प्लिश का मतलब आपका पूरा होता है, ठीक है, या फिर आप ये कह दें कि फिनिश होता है, खत्म होता है, तो उसमें अपन क्या लगा देंगे, आपका ओवर लगा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्लास है, अपन कुछ एग्जांपल यहां ज्यादा लिखेंगे कि ये क्लास अपनी पूरी हो जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, आपका क्लास इज ओवर। पीरियड बोलेंगे तो पीरियड इज ओवर, सिलेबस बोलेंगे तो सिलेबस इज ओवर, ठीक है, एग्जाम्स बोलेंगे तो एग्जाम्स आर ओवर, ठीक है, अगर फिल्म बोलेंगे तो फिल्म इज या मूवी इज ओवर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे टाइम पूरा हो गया तो टाइम इज ओवर, ठीक है, अगर लाइफ पूरी हो गई तो लाइफ इज ओवर, ऐसा बोलते हैं, आपका सारा खत्म होने के लिए है, ठीक। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे क्रिकेट मैच होता है आपका, तो उस क्रिकेट मैच के अंदर अपन क्या देखते हैं, कई बार किसी बॉलर की बात करते हैं, किसी गेंदबाज की बात करते हैं, तो आपने क्रिकेट में शौक रखा होगा अपना, एक गेंदबाज जैसे ही अपनी 6 गेंदें फेंकता है, वैसे ही अंपायर क्या करता है, उसे ये बोलता है ओवर, बोलता है ना ऐसा। तो वो ओवर का मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि ये ओवर 6 गेंदों का होगा। अगर पुरानी इंग्लिश आपकी क्रिकेट आप देखे हैं तो उसमें क्या रहता है, आपका 7 गेंदों का ओवर हुआ करता था। आगे अमेंडमेंट आ सकते हैं, जैसे टेस्ट क्रिकेट के बाद भी वनडे इंटरनेशनल आया है, T20 आया है, T10 आया है, तो हो सकता है कि आगे ओवर्स कितने के हो जाएं, 5 गेंदों के हो जाएं, ठीक है। कुछ जगह आज भी गेम खेला जा रहा है जहां पर ओवर कितनी गेंदों का होता है, 5 गेंदों का होता है। 100 बॉल्स का गेम होता है, वो 100 गेंदों का गेम होता है, तो एक बॉलर 5 ही गेंदें फेंकता है, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि एक बॉलर को अंपायर ने बोला है कि आपको लीगल डिलीवरीज जितनी भी निर्धारित हैं वो वैधानिक गेंदें फेंकनी है, उसमें कोई नो बॉल नहीं होनी चाहिए, डेड बॉल नहीं होनी चाहिए, कोई बीमर नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा बाउंसर नहीं होना चाहिए, वाइड बॉल नहीं होना चाहिए, सारी सही गेंदें आप फेंक देते हो तो आपका काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक है। ओवर का मतलब आपका काम पूरा हो गया, अगले खिलाड़ी को भेज दीजिए आप, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं मैच इज ओवर, मतलब ये मैच पूरा हो गया तो अगला मैच शुरू हो जाएगा। और यहां पर एक भ्रांति और चलती है, कौन सी, कि हम जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप क्रिकेट खेलते हैं तो कई अंपायर है, उन्होंने ऐसे खड़े खड़े या ऐसे खड़े खड़े बोल दिया ओवर, तो लोग कहते हैं इसको अंपायर बनाया किसने, से तो डिसीजन देना नहीं आता है, ठीक है। वो डिसीजन देना किसको मानते हैं, जैसे एक हाथ आगे करके कहता है ओवर, ये गलत तरीका है, ठीक है। ऐसा कोई डिसीजन होता ही नहीं है। ओवर बोलने का मतलब मुंह से बोलिए, बात खत्म, कोई इशारा नहीं है। फिर आप कहेंगे कुछ मैचेस के अंदर हमने देखा है अंपायर से हाथ आगे क्यों निकालता है, जो बॉलर होता है उसकी कैप हो सकती है, या उसका वहां पर कोई गॉगल्स या फिर आपका स्पेक्टिकल्स, चश्मा वगैरह वो हो सकता है, उसकी हैंकी हो सकती है, ठीक है, उसकी कोई चेन वैन हो सकती है जिसको उसने अंपायर को अपने हाथ में थमाया होगा, तो उसको आगे निकाल के कि भैया ये ले जा, ठीक है, ये वो कह रहा है। वहां पर हाथ निकालना उसका क्या नहीं है, इशारा नहीं है। कईयों को लड़ते झगड़ते देखा है कि ओवर का इशारा ये होता है, जबकि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आएगा। अब ये पहला पार्ट क्लियर है आपका, किसी भी काम को पूरा करना क्या है, ओवर। दूसरा देखना इसमें, जब आप किसी भी स्टेट का मतलब कोई भी अवस्था है, स्थिति है, उसको किस में पाते हैं, आपका वहां पर एक्सेस में पाते हैं। एक्सेस का मतलब समझ गए, एक्सेस को अपन क्या कहते हैं, अति या फिर ज्यादा, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा का भाव है, ठीक है, वो किस में जाएगा, आपका वहां
ओवर में जाएगा। ये प्रीफिक्स का काम भी करता है, मतलब पूर्वसर्ग का काम भी वहां पर करेगा, उपसर्ग का काम भी करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की आपको दिख रहा है, अच्छा ड्रेस कोड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, चलना अच्छा है, बोलना अच्छा है, IQ अच्छा है, EQ अच्छा है, तो आप उसे क्या कह देंगे? आपका स्मार्ट, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा यहां से उसने गांठ मारी है, बाजुएं चढ़ी हुई हैं, ठीक है, यहां से कॉलर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर पीले रंग का शर्ट है, नीचे लाल रंग की पैंट है, ठीक है, यहां पर व्हाइट कलर का आपका बेल्ट है, ठीक है, आपकी पैंट भी यहां तक आई हुई है, ऐसा कुछ दिखने को मिलता है ना आपका। आप उसे क्या बोलोगे? स्मार्ट बोलोगे या फिर ओवर स्मार्ट? ओवर स्मार्ट, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। या फिर अपन ये कह दें कि किसी भी गाड़ी में आपको वजन डालना है 40 टन का, क्या है? लोड है, आपने उसमें 45 टन डाला है, ठीक है, तो लोड है या ओवरलोड है? ओवरलोड। कहीं पर नदी है, उसमें पानी है, वो क्या कर रहा है? बह रहा है, तो फ्लो कर रहा है। अगर किनारे से बाहर आने लग गया तो फ्लो है या ओवरफ्लो है? आपका ओवरफ्लो है। किसी गाड़ी को आप लेकर जा रहे हैं तो ड्राइव कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, किसी आगे वाली गाड़ी से रफ्तार बढ़ा के आगे निकालेंगे तो टेक करेंगे या ओवरटेक करेंगे? ओवरटेक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अपन ये ले लें कि मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा, तो क्या कर रहे हो? लैप कर रहे हो। अभी अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लैप कर रहे हो, और समझ में नहीं आ रहा है, कई बार कहते हो ना सर ऊपर से गया, ठीक है, बोलते ना कितना क्लियर, टीचर बोलता क्लियर, सर ऑल क्लियर, हंस के बोलते हैं, इसका मतलब सारा साफ हो गया, कुछ नहीं पता चला, ठीक है। वो क्या है आपका? लैप है या ओवरलैप है? ओवरलैप। आराम से बता सकते हो आपका, ठीक है। जैसे अपन ये कहते हैं किसी का वजन है 70-80 किलो, उसकी हाइट या फिर एज के अकॉर्डिंग है तो वेट है, अब वहीं उसका थोड़ा ज्यादा हो जाता तो क्या है आपका? ओवरवेट हो जाता है, ठीक है। किसी की उम्र है, किसी कंपटीशन के हिसाब से है, एज है आपकी, अगर वो उम्र दराज हो गया या हो गई तो क्या है आपका? ओवर एज, मतलब ज्यादा है। एक्सेस का मीनिंग इसमें निकलना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसमें एक चीज ये सीख लेना, LAP वाली, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे आपके लिए। आपने ये लैप है, लैप को अक्सर पढ़ा होगा, लैप का एक मीनिंग क्या पढ़ा है आपने? गोद पढ़ा है, ठीक है। और यहां पर लैप क्या है? नाउन है, ठीक है। जैसे आपने ये बोला होगा आपका लैपटॉप, बोला है ना आपका, अब लैपटॉप बोलते ही आए, मीनिंग निकालो आपका। आपकी जो गोद है उसके ऊपर रख कर काम में लिया जाने वाला, वो क्या है? लैपटॉप। जो भी कंपनी ने नाम निकाला है सोच समझ कर निकाला है। आपने देखा होगा पाम टॉप भी आता है, पाम टॉप कहां रखा जाता है? हथेली पर रखा जाता है, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन लैप को अगर मैं वर्ब में काम में लेता हूं तो लैप का मीनिंग है वो गोद से नहीं लिया जाएगा, बल्कि किससे? आपका समझने से लिया जाएगा, ठीक है। और लैप समझना है, ओवरलैप का मतलब समझ से परे हो गया, समझ से बाहर हो गया। इसके दो एडिशनल यूज देखें, बताओ पहला कौन सा है? किसी भी एक्शन का या टास्क का या फंक्शन का क्या होना? अकम्प्लिश होना या फिनिश होना। और दूसरा किसी भी अवस्था का एक्सेस या ज्यादा के भाव में आना। ये एक्सेस अति के मीनिंग में है, लेकिन एक एक्सेस ये वर्ड भी आता है अपना, ये इस एक्सेस का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी जानकारी होती है, जहां आपकी पहुंच होती है। कई बार कहते हैं ना फला ऑफिसर को, फला नेता को मैं जानता हूं, मेरी अप्रोच है, तो वहां तक आपकी क्या है? एक्सेस है, वहां तक आपकी पहुंच है। तो वो ए से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका ई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट करो दोनों को, आपका एग्जाम्पल आप बना लोगे इसके आराम से। अब थोड़ा आगे आते हैं अपन नए प्रीपोजिशन पे। नंबरिंग आपको पता ही है कितने का था वहां पर, आपका 17 का था ना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखें आपका नंबर 18 का लो। इसमें 18वां जो अपने पास में प्रीपोजिशन है आसान सा रहेगा आपका, और छोटा है, लेंदी नहीं है आपका। पढ़ना जरा, बताओ क्या मीनिंग है आपका वहां पर? बिसाइड तो उच्चारण है ना, मीनिंग क्या निकलेगा? क्या बोलेंगे इसे आपका? बिसाइड का मीनिंग, ट्रांसलेशन हिंदी, हाँ, के अलावा। तो बिसाइड्स का जो आप बता रहे हैं वो किसका होगा? बिसाइड्स का होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पूछा। इसे अपन क्या पढ़ देंगे आपका? बिसाइड का के बगल में, और या फिर इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका? के पास में, ठीक है, के नजदीक कह सकते हैं, के समीप कह सकते हैं। इसे समझने का तरीका यह है, बहुत अच्छा तरीका यह रहेगा इस वर्ड से। ये जो बगल शब्द आया, इस बगल को आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की कोशिश करो। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कितनी बगलें होती हैं? 2 होती हैं। ये जो आपका शोल्डर एरिया है, इस शोल्डर एरिया के नीचे देखो एक खड्डा सा पड़ा हुआ है यहां पर, इसे क्या कहा जाता है? बगल कहा जाता है। जो ये सैन समाज होता है अपने हेयर कट का काम करता है, ठीक है। तो कई बार कहते हैं बगले बनाते हैं, नहीं बनाते, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, कितनी बगल होती है ह्यूमन बॉडी में? 2 होती हैं। आगे पीछे तो होती नहीं है, कहां होती हैं? राइट और लेफ्ट में होती हैं, ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके या तो क्या होना चाहिए? राइट में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए,
या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसके लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो उसे टच करे या ना करे, गति करे या ना करे, लेकिन पास में बगल में होना चाहिए। बगल का मतलब दाएं या बाएं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं ये ऑब्जेक्ट आपस में टच कर सकते हैं या फिर आपका बिना छुए बिना भी रह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट वहां पर मूव कर सकते हैं और ये आपके बिना मूव किए बिना भी वहां पर हो सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें खाली दाएं और बाएं की बाध्यता है, तो इसे अपन सेंटेंस में ढालकर देखते हैं कि मैंने ये लिखा, द लिटिल किड वॉज प्लेइंग ब्लैंक इट्स मदर ऑन द राइट। अब आप एक बार तो ये समझ लो पहले कि इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं अपन, कि एक छोटा बच्चा है वो अपनी मां के दाहिनी तरफ खेल रहा था, या छोटी बच्ची है तो खेल रही थी। देखो किड लगा दिया तो अपन बच्चा बच्ची दोनों बोल सकते हैं। देखो यहां प्रोनाउन है वो क्या नहीं है, डिसाइड नहीं किया हुआ है, हिज और हर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चा बच्ची कोई भी हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट तो क्या है आपका, लिटिल किड है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बताओ आपका, उसकी मां है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दाएं या बाएं हैं। बच्चा खेलते खेलते मां को टच कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, लेकिन दाएं या बाएं होने की शर्त को पूरा कर रहा है। बताओ यहां पर अपन किसका यूज कर देंगे, आपका बिसाइड का। सिंपल सा है। ठीक है, यानी पहले आपको यह देखना है कि बिसाइड के अंदर कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप जो यहां बैठे हो, ठीक है, जैसे कोई सिंगल बैठा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, 2 या 3 जने बैठे हैं। ठीक है, तो आपके पास बैठने या बैठने वाला या वाली, ठीक है, वो क्या है, आपके बिसाइड है। ठीक है, जैसे अपन ये कहते हैं कि ही इज सिटिंग बिसाइड मी, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, कि वह मेरी बगल में बैठा हुआ है, वह मेरी बगल में बैठी हुई है, लाइक दैट ऐसा। ठीक है, एक ही मीनिंग था इसका, कोई एडिशनल यूज नहीं है। बोल के बताओ, देखें क्या वर्ड है आपका, बिसाइड। मीनिंग क्या होगा, के बगल में या के पास में। ठीक है, कहां होना चाहिए, लेफ्ट या राइट, चाहे टच करे ना करे, गति करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखो देखें इसे आपका। अगले पे आओ, देखें अभी जो आपने पीछे मीनिंग दिया था ना मुझे, उसका मैं बना रहा हूं। आप देखो आपका अगला जो पीछे से अपने पास में आवाज आई थी, वहां उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो बिसाइड है, बिसाइड से ही क्या बना लेते हैं अपन, बिसाइड्स। ठीक है, जो उनका मीनिंग आया था वो लिख देता हूं। इससे अपन क्या कह देंगे, बिसाइड्स को वहां पर के अलावा, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है आपका, के अतिरिक्त कहा जा सकता है। ठीक है, या फिर अपन इसे क्या पढ़ सकते हैं आपका, के सिवाय पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन इसे क्या कह सकते हैं आपका, के बिना कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं आपका, को छोड़कर कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म आपका वहां पर चलेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अपने पास में ये जो बिसाइड आया, इसमें एस नहीं था, और ये जो बिसाइड्स है इसमें एस है, तो बिसाइड को एक वचन मान लो और बिसाइड्स को बहुवचन मान लो क्या, नहीं, क्यों बनाते ना भाई, बॉय का बॉयज। चलो मेरे पास मीनिंग नहीं होता, किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, वो क्या इसे मान सकता है, अपन मीनिंग नहीं खेलते हैं एक बार। ठीक है, बताओ देखिए वहां पर बिसाइड और बिसाइड्स ऐसा एक वचन बहुवचन है क्या, नहीं है, तो क्यों नहीं है, या तो मेरी बात मानो कि है, अगर इसे काटना चाहते हो, क्रॉस करना चाहते हो, तो इसका तर्क दो, लॉजिक दो कि सर इसलिए नहीं होगा। आपने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, कौन सा, नाउन और क्या पढ़ा था आपका, जेंडर। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या पढ़ा था वहां पर, नाउन और नंबर पढ़ा था। नंबर का मतलब क्या है, वचन है। ठीक है, तो बताओ इस वचन का संबंध किससे है, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट से है। तो नाउन का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है आपका, प्रोनाउन। नाउन की स्थिति कौन ले सकता है वहां पर, प्रोनाउन ले सकता है। तो वचन का सिलसिला केवल 2 के साथ चलेगा, एक वचन बहुवचन या तो संज्ञा का होगा या सर्वनाम का होगा, बाकी किसी पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं होगा। तो प्रीपोजिशन नाउन भी नहीं है और प्रीपोजिशन आपका प्रोनाउन नहीं है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि सर ये बिसाइड्स क्या है, प्रीपोजिशन है, बिसाइड भी क्या है, प्रीपोजिशन है, इन पर नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रीपोजिशन कभी एक वचन बहुवचन होता ही नहीं है। ये सिंपल सा जवाब आपका वहां पर बनना था। अब इसमें क्या करना है, जब इसका यूज आप करोगे ना, तो आपको सबसे पहले एक ग्रुप संभालना है।
एक यहां पर ग्रुप ढूंढना है, समूह देखना है, और जो ग्रुप होगा, ग्रुप की खास बात क्या है, एटलीस्ट कम से कम इसमें आपके पास में कितनी इकाइयां होनी चाहिए बताओ, 3 इकाइयां होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब यहां पर ये जो ग्रुप आपने मैनेज किया, संभाला है, या फिर आपने सर्च किया है, ढूंढा है, ठीक है, तो वहां वाले पार्ट में ये जो तीनों इकाइयां आपके पास में आ रही है ना, ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, इनमें से किसी एक यूनिट को, इसमें से किसी एक इकाई को आपको क्या करना है, एग्जिट करवाना है, बाहर करना है। ठीक है, और बाहर करने का जो बेस होगा, उसका आधार होगा, वो ये है कि या तो उस यूनिट में कोई मेरिट है, अच्छाई है, गुणवत्ता है, विशेषता है, खासियत है, खूबी है, ठीक है, या फिर क्या है, उसकी डीमेरिट है। डीमेरिट का मतलब उसकी कोई कमी है, खामी है, कमजोरी है आपका, या फिर ऐसा हो सकता है कि साहब उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा ना तो कोई कमी है ना कोई खूबी है, अच्छा भी कुछ नहीं है तो बुरा भी आपका कुछ नहीं है, लेकिन आपने न्यूट्रली उसे बाहर कर दिया। लेकिन इन तीनों में से किसी बेस के आधार पर आप क्या करोगे, उसे बाहर करोगे, तो आप किसका यूज कर लोगे, बिसाइड्स का यूज कर लोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं जो आपको ज्यादा क्लियर करेगा, ब्लैंक सचिन रमेश तेंदुलकर कॉमा 9 अदर इंडियन cricketer could get भारत रत्न। अब आपको इसे समझना है, देखो ये जो टर्म आपके पास में आया, इसमें अगला ट्रांसलेशन के आधार पर अपन निकाल के देखें तो क्या कहना चाह रहा है कि खिलाड़ी क्रिकेटर है इंडिया का जिसका नाम क्या है, एसआर तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, यहां तो अपन रमेश बोलते हैं मुंबईया भाषा में, वहां वो रमेश नहीं बल्कि रोमेश है। ठीक है, इस खिलाड़ी को छोड़कर कोई भी अन्य भारतीय खिलाड़ी नहीं है जिसे भारत रत्न मिला हो। ठीक है, तो क्या भारतीय खिलाड़ी आपका खेलने वाला एक ही है या क्रिकेटर बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बहुत सारों का क्या हो गया आपका एक ग्रुप हो गया, 3 या 3 से ज्यादा का है। ठीक है, अब आपने एक इकाई को अलग किया है, वो एक इकाई कौन है बताओ, तेंदुलकर है। ठीक है, तेंदुलकर को किस आधार पर अलग किया, उसकी मेरिट के आधार पर। भारत रत्न का प्राप्त करना क्या है, डीमेरिट है, मेरिट है, मेरिट है। ठीक है, तो आप यहां क्या बोलेंगे, एस आर तेंदुलकर को छोड़कर या उसके अलावा। ठीक है, तो बिसाइड आएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स। और सिंपल एग्जांपल लो आपका, जैसे अपनी क्लासरूम के अंदर अपन सारे हैं, हम सबका मुझे और आपको मिला के क्या एक ग्रुप है। ठीक है, आप में से मैं एक हूं। ठीक है, तो अपना ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरे को छोड़कर सारे बैठे हुए हो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक इकाई हूं और आपने इसे बाहर किया है, लेकिन मेरा खड़ा होना मेरिट भी नहीं है, मेरा खड़ा होना डीमेरिट भी नहीं है, न्यूट्रली आपने क्या कर दिया, ग्रुप से अलग कर दिया, तो वो भी क्या लेगा आपका, बिसाइड्स लेगा। ठीक है, एक भ्रांति और चलती है, कौन सी, कि सर हमने ये सुना है कि बिसाइड्स हमेशा कहा आता वाक्य के शुरू में आता है, क्या जरूरी है, नहीं है, हो भी सकता है ऐसा। चलो इस भ्रांति को, इस मिथक को तोड़ दो आपका, कि मैं ये कहूं कि आई हैव 3 अदर कोट्स ब्लैंक दिस। कोई जेंटलमैन ये कहता है जो सूटेड बूटेड है, उसने कोट पहन रखा है, अगर वो ये कहता है कि भैया तू हमेशा एक ही कोट पहन के आता है, यानी वो एक ही कलर दिखता है, वो कहता है नहीं भाई मेरे पास कोट ज्यादा है लेकिन उन सब का कलर क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है कि जो मैंने पहन रखा है ना, इसके अलावा भी मेरे पास में कितने हैं, 3 कोट्स हैं। तो इसका ग्रुप बनाना कितने का ग्रुप बन गया, 4 का बन गया। 4 में से आपने एक को अलग कर दिया, कोट को पहनना मेरिट डिमेरिट दोनों ही नहीं है, न्यूट्रल अवस्था में अलग किया, तो बताओ क्या आ जाएगा, बिसाइड्स आ जाएगा। लेकिन ये गौर करो, ये बिसाइड्स कहां आ रहा है, शुरू में आ रहा है या आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ब्लैंक स्पेस शुरू में है या आगे है, आपको मीनिंग को देखकर अप्लाई वहां पर करना पड़ेगा। एक बार रिपीट करवाओ, बताओ क्या वर्ड है आपका, बिसाइड्स। मीनिंग क्या है, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, के बिना, को छोड़कर। ठीक है, बताओ ये बहुवचन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सिंपल सी बात याद रखना, क्योंकि प्रीपोजिशन पे नंबर का कोई असर नहीं होता, नंबर का असर कहां पड़ेगा, नाउन और प्रोनाउन पे पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालेंगे बिसाइड्स को, हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा इकाइयों का एक ग्रुप होना चाहिए, जिसमें से एक इकाई को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए, किसके आधार पर, उसकी मेरिट, डीमेरिट या फिर न्यूट्रल अवस्था में। ठीक है, चाहे वो शुरू में है या फिर आगे की ओर है। ठीक है, लिखो देखिए। अब अगला देखो, इसमें 2 छोटे टाइप के अपन देखते हैं जो आज ही कंप्लीट हो जाए अपने पास में। देखो, एक तो होता है अपने पास प्रीपोजिशन टू,
और दूसरे वाला प्रीपोजिशन जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है आपका, फ्रॉम है। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ कि अपने पास में फ्रॉम का अगर मैं शाब्दिक अर्थ लेता हूं तो आप मुझे क्या बता दोगे, से बता दोगे। टू का हिंदी अर्थ क्या बताओगे? कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछे तो टू का मीनिंग क्या दोगे? या तो से बोल दोगे या मैं बोल दोगे, ऐसा कुछ ना। एक्चुअल में आपको इसका किसी को अर्थ बताना ही नहीं है क्योंकि होता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो वहां पर यूज होते हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। जैसे इसका कोई जवाब आपसे पूछे कि इसका मुझे अर्थ क्यों नहीं दे रहे हो, तो अगले से सीधा सा क्वेश्चन पूछो। कई बार सवाल का जवाब सवाल होता है, बताओ THE, दा का अर्थ बताओ, देखें दा का हिंदी अर्थ निकालो, नहीं बनेगा ना। ठीक है, ये कुछ विकिश फॉर्म है। विकिश फॉर्म वो कहलाते हैं जो अपनी खुद की लैंग्वेज में तो क्या देते हैं आपका, वहां पर अपनी खुद की लैंग्वेज में तो मीनिंग देते हैं, अदर लैंग्वेज में मीनिंग नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में रहेंगे वो इंग्लिश में मीनिंग नहीं दे पाएंगे आपका। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक जनरली ये वर्ड पूछ लूं, जैसे कुछ धूम्रपान करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो इसका सेवन करते हैं। ठीक है, अब आप इसकी इंग्लिश बनाओ, देखें बनाओ, नहीं है ना, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा BIRI या BIDI। ठीक है, अब ऐसा ही अपने पास में धूम्रपान करने वाले जो इंग्लिश वाले हैं वो क्या बोलते हैं आपका, सिगरेट। ठीक है, अब सिगरेट का हिंदी अर्थ निकालो, देखें आप, नहीं निकलेगा ना। हाँ, जबरदस्ती निकाल सकते हो कि श्वेत लंब डंडी का, तो आजकल तो वो लाल रंग की भी आने लग गई है, ब्राउन की भी आने लग गई है, तो हर बार चेंज कर करके रंग देख के थोड़ी मीनिंग बताओगे उसका, नहीं है ना। वो जेन्युइन अपनी भाषा में ही होता है, अदर भाषा में वहां पर नहीं होता है। तो मेरा सजेशन क्या है, टू का आपको मीनिंग नहीं निकालना है। ठीक है, अब यहां पर ये जो टू है ना, ये किसके लिए यूज होता है आपका, डिपार्चर के लिए यूज होता है। डिपार्चर का मतलब आपका प्रस्थान के लिए यूज होता है, मतलब जाने के अर्थ में इसे काम में लिया जाता है आपका। ठीक है, और ये जो फ्रॉम है इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब आप इसे किस में ले जाएंगे आपका, वहां पर अराइवल। अगर अराइवल की बात पढ़ते हैं तो अराइवल का मीनिंग क्या निकलेगा, इसके आगमन के अर्थ में किसका यूज होता है आपका, फ्रॉम का यूज होता है। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इसे क्लियर करने के लिए कि आई विल गो ब्लैंक और फिर यहां लिखा जयपुर टुमारो, कि मैं आने वाले कल को या कल जयपुर जाऊंगा। तो आप ही बताओ यहां पर किसका सेंस निकल रहा आपका, जाने का आपने क्या लगा दिया, टू लगा दिया ना। ठीक है, और फिर जैसे आप ये कहते हैं कि आई विल कम ब्लैंक येलो, और यहां पर आपने ऐसा डाल दिया, तो आपने क्या लिख दिया बताओ आपका, कि मैं जयपुर से आऊंगा, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को सही नहीं ठहराऊंगा, मैं कहता हूं कि यहां पर इस चीज पे आपको जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये छोटे लेवल तक सीखने में ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ी करवा देगा। ठीक है, क्यों गड़बड़ी करवाएगा, क्योंकि आप इसमें क्या पकड़ते हो, या तो कम वर्ब को देखते हो, या कौन सी वर्ब को देखते हो बताओ आपका, गौ वर्ब को देखते हो। ठीक है, गौ के साथ आप टू लगा देते हो, और कम के साथ क्या लगाते हो, तो आपका वहां पर फ्रॉम लगा देते हो, यही होता है ना। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, देखो गलती करवाने वाला कैसे करवाएगा। ही केम बैक ब्लैंक इंडिया इन 1986, कि वह 1986 के वर्ष में भारत आया। बताओ यहां पर अपने पास में वर्ब कौन सा है, कम से बनाना केम, तो उसके अनुसार तो इसमें क्या आना चाहिए था, फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा, टू आएगा। ठीक है, तो ये आने जाने का मीनिंग गलत नहीं है, इसका यूज गलत हो जाता है। इसे यूं समझो कि जब भी आपको यहां पर किसी भी जर्नी, यानी जो यात्रा है या फिर कोई आपका एक्शन है, कोई कार्य है, अगर इसे स्टार्ट करना पड़ता है, इसे शुरू करना पड़ता है, तो इसे स्टार्ट या शुरू करने के लिए तो आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जहां से काम शुरू होता है, जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, और जहां पर आपकी यात्रा, इसे दोबारा लिख रहा हूं, या फिर आपका एक्शन है, जो काम है, वो क्या होता है, फिनिश होता है, एंड होता है, एकम्प्लिश होता है, तो वहां पर आप क्या लगा दें, आपका टू लगा दें। ठीक है, अब ये बताओ कि इसने भारत से यात्रा शुरू की है या भारत में आके यात्रा खत्म हुई है, भारत में आके यात्रा खत्म हुई है इसकी, भारत तो पहुंचा है अगला। ठीक है, तो बताओ यहां क्या लगना चाहिए, आपका टू लगना चाहिए। जैसे आपने ये सुना होगा पहले, ऐसे किसी जमाने में, आज भी आपको डाकघर में मिल सकते हैं,
लेकिन वो इररेलेवेंट है, यूज नहीं होते हैं। पोस्ट कार्ड ऐसा मिलता था, यहां पर टू लिखा हुआ आता था, उसके नीचे आपको एड्रेस लिखना पड़ता था, फिर आप अपने हाथ से यहां पर फ्रॉम लिखकर एड्रेस लिखते थे। ठीक है, बताओ टू के साथ में, टू के नीचे किसका एड्रेस लिखते थे? जिसे लेटर भेजते थे। ठीक है, और फ्रॉम के नीचे एड्रेस किसका लिखते थे? जहां पर उसका जवाब मंगवाना है, जहां उसका जवाब वापस आएगा जो लिखने वाला है। ठीक है, आपने ये नहीं सुना है जैसे अब यहीं से बाहर निकलोगे तो आपको आवाजें हैं ऐसे सुनने को मिलेंगी थोड़ी 200-300 मीटर दूरी पर जाने के बाद में, कैसा वहां पर जयपुर वगैरह ऐसा कुछ बोलते हुए गाड़ी वाले मिलेंगे ना आपको। ठीक है, तो सीकर से जयपुर, इसकी इंग्लिश बनाओ जरा। हाँ, यही तो बोलते हो ना, आपका कौन सा बोलते हो? सीकर टू जयपुर। ठीक है, और यही गलती वो लोग भी कर देते हैं जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो आपका डैशबोर्ड होता है उस पर फंटी लगाते हैं, यही लिखते हैं सीकर टू जयपुर। इसका मीनिंग तो ये हो गया भैया गाड़ी सीकर से जयपुर जा रही है, वापिस सीकर नहीं आएगी। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए इसका ट्रांसलेशन? सीकर टू जयपुर या फ्रॉम सीकर टू जयपुर? फ्रॉम सीकर टू जयपुर। ठीक है, उन्होंने क्या किया? सीकर का सीकर लिख दिया, जयपुर का जयपुर लिख दिया, से का क्या लगा दिया? टू लगा दिया। टू का तो कोई मीनिंग था ही नहीं। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या इंग्लिश में? फ्रॉम सीकर टू जयपुर, सीकर से जयपुर भी जाएगी, जयपुर से वापिस आएगी। ठीक है, इस तरीके से तो यहां से शुरू होना और यहां से क्या है? खत्म होना है। जैसे एक एग्जांपल ये लो, अपनी क्लास का ले लो कि वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, ब्लैंक, और फिर यहां पर है 5 PM ब्लैंक 7 PM, कि 5 बजे से लेके 7 बजे तक। बताओ अपना इंग्लिश सीखने वाला काम कितने बजे शुरू होता है? 5 बजे। तो शुरू होने के लिए क्या आ गया? फ्रॉम। कब खत्म हो रहा है? 7 बजे। तो क्या आ गया आपका? टू आ गया। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपन एक सवाल और लगाते हैं यहां पर कि द फार्मर्स till their lands blank morning blank evening। इसका ट्रांसलेशन मुझे आप लोगों से चाहिए। बताओ देखें, बोलो देखें इसका ट्रांसलेशन वहां पर क्या बनना है? बताओ देखें जरा जल्दी से, आपका इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जो किसान है, बताओ देखें आगे। हाँ, जैसा भी आपका हो, गलत हो जाएगा, इससे ऊपर कौन सी बिजली गिरनी है? बोलोगे तो गलत होगा, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। किसान खेत में। देखो आप क्यों अटके? इस वर्ड की वजह से। ये प्रेपोजिशन में था तब इसका मीनिंग क्या था? तक था। यहां ये प्रेपोजिशन में नहीं है बल्कि किसका काम कर रहा है? वर्ब का। इसका मतलब है हार्ड वर्क करना। ठीक है, कठोर मेहनत करना। तो किसान है अपनी भूमि पर, अपने खेतों पर सुबह से शाम तक कठोर मेहनत करते हैं। बताओ उनका काम करना कब शुरू होता है? सुबह। तो फ्रॉम मॉर्निंग। खत्म कब होता है? इवनिंग। तो क्या आ जाएगा? टू इवनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेपरेशन तो होता है। ठीक है, जब आप कहीं जा रहे हो तो एक जगह से सेपरेशन होगा, दूसरी जगह से कनेक्शन जुड़ेगा। आ रहे हो तो भी एक जगह से सेपरेशन होगा, दूसरी जगह से कनेक्शन जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनका जो यूज है ना, वो शुरू करने और खत्म करने के लिए है। ठीक है, जैसे अपन ये कहते हैं अपना बेच है इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक चलेगा, तो शुरुआत के लिए फ्रॉम आएगा, एंड वाले के लिए क्या आ जाएगा आपका? टू आ जाएगा। क्लैरिटी आई आपकी? अब एक बार मुझे बोल के बताओ कौन कौन से दो छोटे से प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम और टू है? फ्रॉम का मीनिंग क्या है? से। टू का हमें मीनिंग नहीं निकालना है। इसको कैसे पढ़ेंगे? जाने आने के अर्थ में, अराइवल डिपार्चर के अर्थ में पढ़ेंगे क्या? नहीं ना। काम शुरू होने के लिए क्या आ जाएगा? काम शुरू होने के लिए फ्रॉम, और काम खत्म करने के लिए टू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आप घर से चले तो फ्रॉम योर हाउस कहां पहुंचे? काउचिंग पहुंचे, तो क्या आ जाएगा? टू द इंस्टीट्यूट। ठीक है, लिखो देखें आपका जल्दी से थोड़ा, जैसे कई बार सवाल पूछो ना तो जवाब दिया करो, बेशक गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम के अकॉर्डिंग इसे आज यहां पर रोक दें अपन। ठीक है, रिकेपिचुलेट आप कर ही लोगे। जैसे करीब करीब अपन 21 पे चले गए, कल 11 पे थे, 10 के आसपास हो गए। कुछ बड़े वाले भी आ जाएंगे, जैसे 22 का है, 2 का है। ठीक है, सिंस 4 वाला थोड़ा सा लेंथी रहेंगे, छोटे भी आ जाएंगे, जैसे आपका अक्रॉस है, अलंग है, थ्रू है। ठीक है, थोड़े मिड का आ जाएगा, विद है, विदाउट है, विद इन है। ठीक है, इस तरीके से अपन 10-15 अपन और पढ़ेंगे जो रेगुलर पैटर्न के हैं। फिर किस पर आ जाएंगे अपन? इरेगुलर वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है।